बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हम लोगों को इस जगह शिफ्ट हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। ये एक पुरानी सी बस्ती थी। यहाँ पर मौजूद तकरीबन सभी घरानों में यहाँ के मुकामी लोग आबाद थे। कोई बाहर का शख्स नहीं आता था। इन लोगों ने अपनी ज़मीनें कभी भी फ़रोख्त नहीं की थीं। खुशकिस्मती से हमें इस बस्ती में एक ऐसा मकान मिल गया जो बड़ा ही खूबसूरत और पुराने तर्ज का बना हुआ था। ये मकान इतना खूबसूरत और मजबूत था कि हमें अपना पुराना घर भी भूल गया। दरअसल हम लोग शहर में रहने वाले थे। जब हम यहाँ आए तो हमें कारोबार में काफ़ी नुकसान हो चुका था। हमें तो सर छुपाने की जगह भी ना बची थी। हम लोग जिस पोश इलाके में रहा करते थे, हमारी करोड़ों की जायदाद थी। उस जायदाद को छोड़कर जब हम लोग इस गांव में आए तो हमारे पास इतने पैसे फिर भी थे कि अपना मकान ख़रीद सकें। यहाँ पर भी ठाठ की ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हमने नवाबपुर मोहल्ले में एक आलीशान मकान ख़रीद लिया। ये मकान हमें सिर्फ 75,000 रुपये में मिला था। किस्सा कुछ यूँ था कि इस बंगले में एक नवाब की बेवा रहती थी जो अपनी बेटी की शादी के बाद इस मोहल्ले से चली गई। उसका अब कोई वाली वारिस नहीं था जो उसके मकान की हिफाजत कर सके। सो उसने 75,000 रुपये में हमें ये मकान बेच दिया। हम लोगों को इस मकान में आकर काफ़ी सुकून महसूस हुआ क्योंकि शहरी बंगले काफ़ी मुख्तलिफ तर्ज में बने होते हैं। इस मकान के कमरों की छतें ऊंची ऊंची थीं जबकि खिड़कियां भी खुली खुली थीं। मैं शुरू से ही कुदरत को सराहता आया था। इस खुले मकान में आकर मैं जैसे अपने आप से मिल गया। लेकिन कुछ ही दिन हमें यहाँ गुजरे थे कि आसपास के लोगों ने हमें डराना शुरू कर दिया। कोई कहता साथ वाले जंगल में कभी मत जाना, तो कोई कहता कि इस मकान में आसेब रहता है, ज़रा ध्यान से रहना। मगर हम लोग किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। हमारे घर के पास जो जंगल था उसे आसपास के सभी लोग काला जंगल कहते थे। शायद ऐसा इसलिए था कि यहाँ दरख्त इस कदर घने थे कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी। काले जंगल के बारे में काफ़ी किस्से कहानियाँ मशहूर थे। खासकर औरतें आकर मेरी बीवी को खूब डराती कि कभी भूल कर भी अपने मियाँ को काले जंगल न जाने देना। मैं और मेरी बीवी दोनों ही मुख्तलिफ फितरत के मालिक थे। हम लोग किताबें पढ़ने वाले, दुनिया को तस्कीर करने वाले मनचले नौजवान थे। जब हम मिले तब भी हम ऐसे ही थे। अब औरतों के बार बार ऐसा कहने पर हम लोगों का शौक़ कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। मैं और मेरी बीवी सोचने लगे कि हम काले जंगल का चक्कर ज़रूर लगाएंगे क्योंकि इस तरह लोगों की बातों पर यकीन करना बुज़दिली होगी। वैसे भी इन दिनों कारोबार में नुकसान हुआ था। मैं और मेरा ख़ानदान इस परेशानी से निकलने के लिए आर्जी तौर पर छोटे मोटे काम करते रहते थे। खैर, एक दिन मैं और मेरी बीवी इतवार के दिन सोचने लगे कि क्यों ना आज काले जंगल जाया जाए। हो सकता है हमारा ये सफ़र यादगार रहे। अम्मी अब्बू मना करने लगे, कहने लगे कि बेटे इस जगह पर जाना ठीक नहीं। जिस जगह के बारे में यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं तो यकीनन कोई न कोई बात तो होगी ही जो ये लोग वहाँ खुद भी जाने से कतराते हैं। मगर हमने किसी की बात न सुनी। मेरी बीवी भी अपने जूते और बैग वगैरह लेकर तैयार हो गई। मैंने भी अपना ट्रैक सूट पहना और हम लोग मुकम्मल तैयारी के साथ घर से निकल गए। हम लोग थोड़ी ही देर के बाद काले जंगल के पास पहुँच गए थे। अमूमन औरतें बुज़दिल होती हैं मगर मेरी बीवी काफ़ी बहादुर खातून थी। कहने लगी, मैं आगे आगे चलूँगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा वाकिफ़ थी। खैर, मैंने उसे आगे कर दिया, खुद उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उतराई शुरू हो गई। हम लोग उतराई में उतरने लगे तो हमें एहसास हुआ कि जंगल का ये हिस्सा तो बिल्कुल ही वीरान है। लेकिन थोड़ा आगे जाकर देखा तो नाले के पास एक औरत अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। मेरी बीवी खुशी से चिल्ला उठी, देखा, ये लोग कहते थे यहाँ कोई नहीं आता। ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। देखो, ये औरत भी तो यहाँ अकेली बैठी है।
میں نے دور سے دیکھا وہ عورت واقعی سر جھکائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر بیٹھی تھی۔ میری بیوی اس کے پاس جانے لگی۔ میں نے کہا رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ اپنا کوئی عمل کرنے آئی ہو، اسے ہمارا مداخلت کرنا برا لگ جائے۔ کہنے لگی تم غلط سمجھے ہو، میں گاؤں کے لوگوں کو زیادہ جانتی ہوں، یہ مخلص ہوتے ہیں اور دوستانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ خیر میں اپنی بیوی کو اور کیا کہہ سکتا تھا۔ وہ آگے چلی گئی، اس عورت کے پاس جا کر ہی بیٹھ گئی۔ شاید وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ عورت خود ہی ہماری باتیں سن کر سر اٹھائے گی اور ہم سے باتیں کرے گی۔ مجبوراً میں بھی اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور ساتھ ہی موجود ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ عورت ہماری موجودگی سے باخبر ہو کر اپنا سر اٹھائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں یہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کہنے لگی بس تھوڑی دیر اور رکو۔ تب اچانک میری نظر سامنے پڑی تو میں جیسے پسینے میں نہا گیا، میری آنکھیں پتھر کی ہو گئیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس سے آگے موجود گھاس پر رنگ برنگے سانپ رینگ رہے تھے، اور یہ سانپ اس قدر خوفناک تھے کہ انہیں دیکھتے ہی انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ میری بیوی نے شاید ابھی تک ان سانپوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میری نظر پڑ گئی تھی اور میں پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو متوجہ کرنے کے لیے ان سانپوں کی طرف اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم اتنی خطرناک جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں نے اسے دھیرے سے اشارہ کیا کہ ہمیں یہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ تب اس نے میری بات سے اتفاق کیا۔ بنا کوئی آواز پیدا کیے ہم وہاں سے اٹھنے لگے۔ بمشکل ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ خوف نے ہمارا برا حال کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی ہم پیچھے مڑے ہمارے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ سامنے بڑے بڑے بندر نما جانور منہ کھولے کھڑے تھے اور ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ جانور تعداد میں اس قدر زیادہ تھے کہ ہم ان کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پیچھے سانپوں کی یلغار اور آگے یہ بندر نما جانور جنہیں دیکھ کر ہی انسان کی روح فنا ہو جائے۔ دائیں بائیں بھی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اگر ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے تو یا تو سانپوں کا شکار ہو جاتے یا ان جانوروں کے منہ کا ترنے والا بن جاتے۔ ہمارے پاس یہاں کھڑے رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کھڑے رہ کر اپنی موت کو اپنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے یا پھر بھاگ جاتے، تب بھی موت ہمارا مقدر بنتی۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے کہا ہم انسان ہیں اور یہ جانور ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ضرور وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تب میرا خیال اس عورت کی طرف گیا جو نہ جانے کب سے یہاں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آخر وہ بھی تو کوئی ہماری مدد کر سکتی ہوگی، اطمینان سے یہاں بیٹھی تھی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا۔ اپنی بیوی نورین سے کہا کہ اس عورت کو جگاؤ۔ نورین نے بھی میری بات سے اتفاق کیا اور اس عورت کو ہاتھ ہلا کر جگانے لگی۔ عورت نے اطمینان سے آنکھیں کھولی اور میری اور نورین کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل مطمئن لگ رہی تھی۔ 24-25 سالہ یہ خوبصورت عورت اس ویرانے میں بیٹھی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے بات شروع کی۔ دیکھیے ہم یہاں سیر کرنے آئے تھے، میں نے عورت سے کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تم لوگوں نے بھی آخر وہی غلطی کی جو یہاں آنے والا ہر بندہ کرتا ہے۔ اگر کسی نے منع کیا تھا تو رک جاتے، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ لیکن فکر نہیں کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس نے سانپوں اور بندر نما جانوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجبوراً ہم نے اس عورت کی بات مان لی۔ ہم اس پر بھروسہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ وہ آگے آگے چلنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سامنے موجود جانور ہمیں راستہ دینے لگے اور وہ عورت آگے آگے چلنے لگی۔ میں اور میری بیوی ہانپتے کانپتے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جب راستہ صاف ہو گیا تو ہمارے ہوش بحال ہوئے۔ اس وقت میری نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی تو میں پھر سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک مصیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں آ گرے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ تب میں نے اپنی بیوی کو نہ بتایا کہ مبادا وہ اور نہ ڈر جائے۔
मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का वर्द करने लगा और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा। मुझे अभी आयतुल कुर्सी का वर्द करते तकरीबन चंद मिनट ही हुए होंगे कि वो औरत पीछे मुड़ी। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। हाथ हवा में लहरा कर बोली, मुझसे धोखा करते हो, तुम्हें अपनी ये हरकत महंगी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ जो पढ़ रहे हो उसको इसी वक्त बंद कर दो। औरत ने कहा और हम पर चिल्लाने लगी। तब मैंने अपनी बीवी को इशारा किया कि बाआवाज़ बुलंद आयतुल कुर्सी पढ़ो। मेरी बीवी मेरा इशारा समझ गई। हम दोनों आयतुल कुर्सी का वर्द करने लगे। ये देखकर वो औरत गुस्से से पागल हो गई। उसके मुंह से निकलती गर्म सांसें हमारे चेहरों को झुलसा रही थीं। मैंने अपनी बीवी से कहा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं, ये खबीस चुड़ैल है, इसने हमें धोखा दिया है, ये हमें अपने घर तक ले जाना चाहती है। ये कहकर हम दोनों ने वहाँ से दौड़ लगा दी। वो औरत हमारे पीछे पीछे भागी, यहाँ तक कि हम उसी जगह पहुँच गए जहाँ से हम लोग भागे थे और वो औरत हमें मिली थी। वहाँ जाकर देखा तो वो जानवर अब वहाँ नहीं थे, ना ही वो सांपनुमा कीड़े मौजूद थे। उस औरत ने हमारा पीछा किया, हमें गालियाँ बकती रही, हमारे माँ बाप को बुरा भला कहती रही, यहाँ तक कि हम लोग भागते भागते उस जगह से बाहर आ गए। बाहर आकर हमने सुख का सांस लिया कि अल्लाह ने हमें बचा लिया, वरना न जाने जिस मुसीबत से हमारा पाला पड़ा था वो हमारा क्या हशर करती। हम वहाँ बैठकर पानी पी रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर ही रहे थे कि सामने से आते एक बुज़ुर्ग दिखाई दिए। उन्हें देखकर हमारी जान में कुछ जान आई, क्योंकि वो अल्लाह के नेक बंदे लगते थे। उनके चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हुई थी और सर पर पगड़ी बंधी हुई थी। वो सलाम करके हमारे पास ही बैठ गए। हमारे चेहरे और हुलिये देखकर समझ गए कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ है बेटा, तुम दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बुज़ुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाबा जी, आपसे क्या छुपाना, हम अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर इस जंगल की सैर करने आए थे, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ वो हम बता नहीं सकते, मेरी बीवी ने और मैंने यकजुबां होकर कहा। बुज़ुर्ग कहने लगे, बेटा ये तुम्हारी गलती है कि तुम अपने बुज़ुर्गों की नसीहत को नज़रअंदाज करके यहाँ आ गए, वरना यहाँ आने वाले लोग ज़िंदा अपने घर वापस नहीं जाते। तुम्हें चाहिए था कि तुम यहाँ आने से पहले किसी से मशवरा करते। इस तरह बड़ों की बात नज़रअंदाज करके कोई भी काम करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। बुज़ुर्ग की बात से हम दोनों शर्मिंदा हो गए। वो बिल्कुल सही कह रहे थे, हम लोग अपनी गलती की वजह से इस मुसीबत में फंसे थे। तब बुज़ुर्ग ने हमें इस जंगल की कहानी सुनाई। कहने लगे कि ये जंगल बहुत पहले बियाबान सहरा हुआ करता था। इस सहरा की सिर्फ एक खूबी थी, बाकी यहाँ कुछ भी न था। वो ये कि यहाँ काले जहरीले बिच्छू पाए जाते थे। इन बिच्छुओं को हासिल करने के लिए दूर दराज से जादूगर आया करते थे। ये सहरा इस कदर मशहूर था कि यहाँ नेपाल और भारत तक के लोग आते या फिर यहाँ रहने वाले मुकामी लोगों से बिच्छू हासिल करने का कहते। इन बिच्छुओं की कीमत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि सहरा तक आना एक आसान काम नहीं था। बेटा फिर यूँ हुआ कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आकर आबाद हो गए। इन बुज़ुर्गों ने इन बिच्छुओं के गलत इस्तेमाल को रोकने की बहुत कोशिश की। वो यहाँ पर अल्लाह का नाम बुलंद करने आए थे। इन्होंने लोगों को तबलीग करना शुरू की कि वो बिच्छुओं का कारोबार करना बंद कर दें, क्योंकि ये अल्लाह के नज़दीक सही बात नहीं है कि वो जादूगरों के अमल में मुआविन साबित होते हैं। यहाँ के लोग बुज़ुर्ग की बात से इत्तेफाक तो करते थे, लेकिन फिर लोगों के लालच में आकर उन जादूगरों की बात मान लेते। खैर फिर ये हुआ कि इस बस्ती के सभी लोगों ने अल्लाह के हुजूर तौबा की और नमाज़ पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उस दिन इस सहरा में बारिश हुई और फिर अल्लाह का करम देखो कि ये सहरा बियाबान हुआ करता था, फिर ये सरसब्ज़ जंगल बन गया। यहाँ के लोगों को अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी बख्शी। यहाँ उगने वाला हर दरख्त फल देने लगा और ये बस्ती एक बियाबान से हरी भरी वादी बन गई। लेकिन बेटा, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। कुछ लोगों ने इस जगह का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब भी यहाँ पर नेक और बद दोनों किस्म के लोग मौजूद हैं। अच्छे लोग इस जगह की हिफाजत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और शायद इसी वजह से ये जंगल आज भी कायम है। लेकिन सहराई बिच्छू आज भी इस जंगल में पाए जाते हैं, इसीलिए मुख्तलिफ जादूगर यहाँ का रुख आज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते।
तुमने भी जिस औरत को देखा वो ऐसी ही किसी खबीस की छोड़ी गई बला होगी, लेकिन तुम लोग बच गए क्योंकि इस जंगल पर अल्लाह के एक नेक बुज़ुर्ग की दुआ है और अल्लाह की रहमत का साया है। यहाँ पर आने वाले लोगों को ये चुड़ैलें और ये खबीस रूहें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारे जाते हैं और जो अल्लाह को पुकारते हैं वो बच निकलते हैं। बुज़ुर्ग की बात सही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम आयतुल कुर्सी न पढ़ते शायद हम कभी भी वहाँ से ज़िंदा ना निकल पाते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।